गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम देख रहे हैं बीएड सेमेस्टर 3 का मैक्रो टीचिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैक्रो टीचिंग है क्या। तो इस डायग्राम के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से जितने सारे उदाहरण हैं इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि मैक्रो टीचिंग है क्या। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मैक्रो टीचिंग, ठीक है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र के माध्यम से मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। मैक्रो टीचिंग साइकिल। तो पहले हम समझते क्या है। अध्यापक अथवा किसी भी सामान्य श्रेणी या प्राणी द्वारा किसी विशेष कौशल में दक्षता या निपुणता प्राप्ति हेतु यह चक्र अपनाया जा सकता है। यह चक्र कुशलता दक्षता विकसित करने के साथ साथ यदि किसी अध्यापक में किसी शिक्षण प्रवृत्ति के ना होने या कम होने पर भी प्रयोग किया जा सकता है। यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र एक अभ्यास चक्र है। देखिए, आप जाते हैं इंटर्नशिप में, आप जाते हैं सेमेस्टर 3 का प्रशिक्षु है, बीएड का प्रशिक्षु है, तो आपसे इंटर्नशिप में जाते हैं तो जाने से पहले बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे वो आपके यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है बीएड कॉलेज में। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें आती है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है और किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। चूँकि यह एक अभ्यास चक्र बोला जाता है, ठीक है। सामान्यतः यह तब तक किया जाता है जब तक कि दक्षता प्राप्त ना हो जाए। बार बार ये आपको साइकिल ये दिखेंगे, आप यहाँ बारी बारी से देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो यह देखिए, आप पूरा गोला देख रहे हैं, ये पूरा आप गोला देख रहे होंगे यहाँ से। तो बारी बारी से सबका नाम दिया गया। टोटल कंप्लीट एक माइक्रो टीचिंग जो होती है वो 36 मिनट की होती है, लेकिन अगर हम सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से जाने तो मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट की होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना शुरू करेंगे कि आपका जो माइक्रो टीचिंग साइकिल में पाठ योजना का निर्माण हम लोग करते हैं, ठीक है। पाठ योजना का निर्माण करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान का निर्माण करते हैं। मतलब आप किसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, या तो आपने संज्ञा पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ाया, ठीक है, भारत की जलवायु पढ़ाया, ज्योग्राफी हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट का आपने लिया, टॉपिक को लिया, आपने एक टॉपिक को लिया, उसके बाद उसे आप पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसे कहते हैं टीचिंग ऑफ लेसन प्लान। टीचिंग ऑफ लेसन प्लान आपने सारी चीज़ों को पढ़ाया, उसके बाद आप फीडबैक लिए। ये देखिए, आप फीडबैक लिए, किससे लिए? अपने जो आपके सहपाठी जो प्रशिक्षु लोग बैठे हुए हैं और आपके जो निरीक्षक हैं वो आपके जज कर रहे होते हैं, वो आपके फीडबैक लेते हैं। मतलब ये आधा क्रिया जो हो जाती है पाठ योजना निर्माण और पाठ योजना शिक्षण के बाद फीडबैक ली जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे जब देखेंगे तो ये आधा जो क्रिया होती है इसके बाद जो शुरू होती है, इसमें क्या किया जाता है कि पुनः पाठ योजना निर्माण होता है। इसमें क्या बोलेंगे, मतलब ये पूरा तरह से री प्लानिंग ऑफ लेसन प्लान हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसी पाठ को दोबारा फिर से तैयार करके क्या क्या गलतियाँ जो हो गई है, छूट गई, उसे किया जाता है वापस। फिर पुनः पाठ योजना शिक्षण जो है वो हम पढ़ाते हैं, रीप्लानिंग ऑफ लेसन प्लान, ठीक है। टीचिंग ऑफ लेसन प्लान, ये टीचिंग करते हैं वहाँ पे दोबारा, री टीचिंग ऑफ लेसन प्लान। उसके बाद पुनः री फीडबैक आप लेते हैं। जब री फीडबैक आप लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले की अपेक्षा, मैं इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये पहले की अपेक्षा जो ये दूसरी वाले आपने जो रीप्लानिंग किया है उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसे आप समझ पाएंगे, बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र के माध्यम से शिक्षण संबंधी कार्य प्रत्येक एवं क्रियाओं में प्रवीणता हासिल की जा सकती है। एक सामान्य औसत बुद्धि का अध्यापक 2 बार के अभ्यास से शिक्षण कुशलताएँ अभ्यास कुशल शिक्षक अध्यापक बन सकता है। मतलब ये लेसन प्लान को आप जो आपके माइक्रो टीचिंग जो यहाँ पे बताई गई है, ये आप दोहराएंगे 2-3 बार तो आप बहुत अच्छी तरीके से कुशल शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या कि पाठ योजना में आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान, इसमें क्या क्या करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास चक्र हेतु सर्वप्रथम जिस कौशल का अभ्यास एवं विकास करना है उस कौशल संबंधी सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण करना आवश्यक होता है। यह सूक्ष्म शिक्षण कितने से कितने मिनट होती है,
5 से 10 मिनट तक शिक्षण निर्माण की जानी चाहिए। ठीक है। और शिक्षण संबंधी जो जितने भी अन्य गतिविधियां सम्मिलित ना किए हुए उस कौशल क्रिया पर आधारित पाठ योजना का निर्माण करना है, चूँकि यह 5 से 10 मिनट तक की आपकी क्रिया होती है। इसे सूक्ष्म पाठ योजना कहलाती है यह। ठीक है, यह सूक्ष्म पाठ योजना कहलाती है। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यह तभी कार्य में कुशलता आ पाएगी संभवतः हो तो घटक के क्रमांक वहाँ डाल दे और जहाँ पर यह को प्रयोग किया जाना है। मतलब आप यहाँ पे जब लिखना शुरू करेंगे, पाठ योजना का निर्माण आप करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान, तो आपने क्या क्या भूमिका है, परिचय है, दूसरा नंबर में आप लिखेंगे अर्थ लिखेंगे, तीसरा नंबर में, ठीक है, उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे किसी चीज़ का, या आप पढ़ा रहे हैं तो उसका कितने भेद होते हैं, क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध करके आप भी लिख सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितने सारे कंपोनेंट होते, घटक होते हैं, उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे जो आपका नेक्स्ट होता है पाठ योजना शिक्षण, टीचिंग ऑफ लेसन प्लान। टीचिंग ऑफ लेसन प्लान में आप क्या करेंगे, जब किसी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो योजना निर्माण के पश्चात उस योजना का शिक्षण करना है, अतः सभी घटकों पर विशेष ध्यान देते हुए 10 मिनट तक कुशलता प्राप्ति हेतु शिक्षण कार्य करना है। आप उसमें अच्छे से जो टॉपिक आपने लिया, जिससे क्रमबद्ध आपने किया, उसके अच्छे तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, जिससे शिक्षण के अध्यापक के अन्य साथी अध्यापक, देखिए अध्यापक के अन्य साथी अध्यापक उनके मार्गदर्शन एक में तथा अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाता है। आप जब लेसन प्लान आप वहाँ कर रहे होते हैं, माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं, तो आपके जो मित्र लोग बैठे हुए रहते हैं वो आपको देखते रहते हैं। साथी अध्यापक जो चूँकि आप वहाँ पर अध्यापक हैं, बाकी दोस्त आपके साथी अध्यापक हुए, वो सब दिखेंगे, और साथ ही वहाँ पे जो आपके अध्यापक निरीक्षक के रूप में देख रहे होते हैं वो भी आपको देखेंगे, और निरीक्षक अवधि में निरीक्षक तालिका पर टैग लगाई जाएगी, अर्थात जिस कौशल का प्रयोग किया जाना है। यहाँ मतलब है कि आप बहुत सारे जितने सारे स्किल्स होते हैं, स्किल्स मैंने बताया था, श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बनल कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल और दृष्टांत कौशल, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं इसमें आप लिखेंगे कि ये तालिका बनाई जाती है, एक टेबल बनाई जाती है। ठीक है, टेबल में हाँ यह सही है, ये क्रिया मैंने किया है, इसे पढ़ा है, इत्यादि चीज़ों का उसमें जिक्र किया जाता है। ठीक है, वो मैं दूसरे क्लास में आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि आप लोग का समय अभाव के कारण वो पूरा पढ़ाई नहीं जा सकी थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रीफीडबैक। जो फीडबैक लेते हैं ये प्रथम चरण का ही है। ठीक है, ये प्रथम चरण का ही है। हम लेते हैं रीफीडबैक। रीफीडबैक आप कैसे लेंगे, देखिए, तो जो निर्मित योजना के शिक्षण के पश्चात शिक्षण साथी तथा मार्गदर्शन द्वारा निरीक्षण तालिका के आधार पर प्रति पुष्टि जो सुझाव आदि जो लिए जाते हैं, जैसे हमने कुछ टॉपिक का पढ़ाया, सर्वनाम को पढ़ाया, ठीक है, जलवायु को पढ़ाया, तो अपने साथियों से आप अपने साथी शिक्षकों से आप उसे पूछेंगे कि आप में क्या क्या गलती रही, वो आपकी कमियां आपको बताएंगे, फिर आपके निरीक्षक है वो आपकी कमियां आपको बताएंगे, फिर पुनः सुधार करते हुए जब आपको जो फीडबैक लिया जाता है, जो प्रतिपुष्टि एवं सुझाव जो लगभग सभी साथियों के समान ही होंगे तो तथ्यों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार से निरीक्षक भी आपकी जो प्रतिपुष्टि देते हैं, जो वो भी कितने मिनट की होती है, 5 से 10 मिनट तक की होती है। इस प्रकार से आप पहले चरण को, ये वाले चरण को आप ये पार कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पुनः पाठ योजना का निर्माण होता है। आप ये कैसे देखेंगे, रीप्लानिंग ऑफ लेसन प्लान। अब देखिए इसमें क्या आता है, प्राप्त मतलब जो आपने प्राप्त किया, प्राप्त प्रतिपुष्टि सुझावों के अपनाते हुए कमियों को दूर करते हुए पुनः पाठ योजना का आप निर्माण करते हैं, जिस पे उन सभी कमियों को दूर करते हैं, अर्थात पाठ योजना में सभी घटकों को सम्मिलित करते हुए निर्मित करना है, जिसे पुनः निर्माण का समय फिर से आपको 5 मिनट कम से कम और अधिकतम 10 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, उसी चीज़ को आपको पुनः आपको फिर आपको प्लानिंग करते हुए आपको पढ़ानी है। ठीक है, ये दोबारा आपको हो गया। साथ में अब क्या हो गया, फिर से आप देखेंगे कि पुनः पाठ योजना का रीटीचिंग प्लान आप जो करते हैं वो सारी चीज़ों को फिर से आप देखेंगे कि पुनः निर्मित योजना को पढ़ाना है और शिक्षण प्रतिपुष्टि एवं सुझावों के आधार पर अपनाते हुए सुधार का शिक्षण कार्य
आपको संपन्न करना है, ठीक है। और यह प्रयास में कोई नकारात्मक पुष्टि ना प्राप्त हो, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। मतलब आपने यहाँ पे जो आपने गलती की है, आपने पढ़ाने के समय में है, आपको जो फीडबैक मिला है, वो गलती आप पुनः आप टीचिंग प्लान में नहीं करनी है। री टीचिंग ऑफ लेसन प्लान में गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। वो भी 5 से 10 मिनट का समय होता है। उसके बाद आपको री फीडबैक लिया जाता है। देखिए फिर से दोबारा आपको री फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए इसमें क्या कहते हैं हम, सूक्ष्म शिक्षण चक्र अभ्यास के अंतिम चरण में पुनः शिक्षण के पश्चात रही कमियों को एक बार पुनः इंगित करता है और सामान्य 2 बार अभ्यास के पश्चात प्रतिपुष्टि ना के बराबर प्राप्त होती है। आप उस यदि कुछ कमी रह जाती है तो वह स्वयं अभ्यास द्वारा दूर कर ली जाती है। मतलब आप 2 बार प्रैक्टिस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर से जो फीडबैक आपको जो मिलेगी उसमें लगभग आपको कोई कमी फिर दोबारा आप में नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो आप स्वयं अभ्यास के द्वारा आप घर में और खुद से या क्लास में खुद से करके वो सारी चीज़ों को आप पूरे कर सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हुए ये चीज़ आपने देख ली कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में आप पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, ठीक है। शिक्षण काम करते हैं, प्रतिपुष्टि करते हैं, पुनः पाठ्य निर्माण करते हैं, ठीक है। पुनः पाठ्य योजना का भी निर्माण शिक्षण करते हैं और पुनः प्रतिपुष्टि करते हैं। इस आधार पर अब आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे होते हैं करने के। देखिए इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं, तो आप इसे देख ले। पहला जो है आपका जो पहला है सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक क्रियाओं एवं दक्षताओं में पूर्णता प्राप्ति का एक अनुपम तकनीक एवं कला है। यह आपका एक बहुत ही सुंदर तरीका है, एक आपका बहुत ही आइडिया सूक्ष्म शिक्षण करने से, ठीक है। और कम समय में कम शिक्षक एवं एक ही क्रिया पर आधारित होने से प्रशिक्षण सरलता से दिया जाना संभव होता है। चूँकि कम सब्जेक्ट में जब आप वहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं सेमेस्टर 3 में, फिर आपके एक तो सामूहिक रूप से होते हैं, उसके बाद आपके पेपर सब्जेक्ट वाइज आपके विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। हिंदी वाले अलग, मैथ वाले अलग, साइंस वाले अलग, हिस्ट्री सिविक्स वाले अलग, ठीक है, बायो वाले अलग। इस प्रकार से जितने सब सब्जेक्ट वाइज है सभी विद्यार्थी अलग अलग हो जाते हैं। चूँकि बच्चों की संख्या कम हो जाती है तो वहाँ पे आप किसी भी क्रिया को बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप बिना हेजिटेशन के आप क्रियाओं को कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है प्रशिक्षु पर्यवेक्षक एवं साथी अध्यापकों के मध्य कम समय प्रत्यक्ष विचार विमर्श के होने से भांति संभावनाएं प्राप्त हो जाती है, ठीक है। मतलब आपके जो साथी अध्यापक वहाँ जो होते हैं और कम समय में विचार प्रत्यक्ष होते भांति जो संभावनाएं होते हैं अलग अलग तरीके से, वो आपको देखने को भी मिलेगी, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है, साथी अध्यापकों की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास प्रशिक्षण केंद्र पर ही संपन्न किया जाना है। मतलब जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, जिस कॉलेज में आप विद्यार्थी हैं, वहाँ आप प्रशिक्षुओं के अपने दोस्तों के बीच में रह करके ये जो माइक्रो टीचिंग जो अभ्यास है, ये ट्रेनिंग केंद्र की आप लिखा हुआ प्रशिक्षण केंद्र पर संपन्न किया जाना संभव है। वहीं पे आपको ये सारे फीलिंग आ पाएंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। घर में अकेले आपको गलत सही कुछ भी पढ़ सकते हैं, मन किया पढ़ाएं, मन किया नहीं पढ़ें, हाँ गलती होती रहेगी तो आपको काफ़ी कमियाँ जो नहीं दिख पाएगी। अगला पॉइंट, कम विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्या पैदा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे आप एक करके आराम से पढ़ लेंगे। ये आपके लाभ हैं, ठीक है। ये आपके माइक्रो टीचिंग के लाभ हैं। माइक्रो टीचिंग मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, लाभ हैं, विशेषताएँ हैं, ये फायदे हैं, लगभग 15-16 है। और इसकी सीमाएँ अब हम देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग की लिमिटेशन ऑफ द माइक्रो टीचिंग, क्या क्या लिमिटेशन होना है, क्या क्या हमें करनी है इसमें। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि पहला जो आपका है, जो सूक्ष्म शिक्षण द्वारा एक समय में एक ही प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करता है तथा अभ्यास करता है और इससे समय अधिक लगता है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण जो है के द्वारा एक समय में एक ही प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करता है तथा अभ्यास करता है, इससे समय अधिक लगता है। देखिए उसकी कुछ मतलब लिमिटेशन दिखाया गया कि एक ही विषय पे विद्यार्थी बार बार वो चीज़ें करते हैं तो ऐसा समय अधिक लगता है, और एक ही केंद्र पे करता है तो ये उसके कुछ लिमिटेशन बता रहे हैं कि बाहर भी करना चाहिए, प्रैक्टिस स्कूल में करना चाहिए और दोस्तों लोग के बीच में बाहर में भी करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका ये आपके लिमिटेशन बताया गया है। शिक्षण कौशल का अभ्यास, कौशल का जो है व्यवहारिक ज्ञान तो मिल जाता है किंतु सैद्धांतिक ज्ञान
तथा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। देखिए कमियाँ बता रही है, मतलब आप तो कौशल, आप तो व्यवहारिक जीवन में आप तो सीख लेंगे, लेकिन जो सिद्धांत वाली बातें हैं और ज्ञान नहीं मिल पाता है। ये वैसे ही नहीं है, बिना प्रैक्टिस के आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, तो आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब आप देखेंगे प्रतिपुष्टि जो सहपाठी विद्यार्थियों द्वारा ही दी जाने से प्रशिक्षु विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते एवं विवाद होने की आशंका बनी रहती है। कहने का मतलब फीडबैक में बोला जा रहा है कि आप अध्यापक हैं, आपके जो साथी अध्यापक लोग हैं वो आपको फीडबैक देंगे, तो बोला जा रहा है कि जिससे आप संतुष्ट प्राप्त नहीं होंगे और विवाद की आशंका बन रहती है कि भाई बच्चा लोग क्या जानेंगे, अगर फीडबैक देनी है तो टीचर को दे, लेकिन जबकि टीचर भी देते हैं इसमें। अगला पॉइंट है कक्षा में अभ्यास प्रक्रिया की अपेक्षा प्रतियोगिता का वातावरण बन जाता है। मतलब ये बोला था कि आप अभ्यास करवा रहे हैं कक्षा में तो कंपटीशन का अभ्यास हो जाता है, बन जाता है। ये बच्चा कोई विद्यार्थी है वो बोला कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, दूसरा वाला बोला अच्छा ये मेरे से अच्छा पढ़ा, मैं इसे अच्छा पढ़ाऊँगा, तीसरे ने बोला मैं इससे अच्छा पढ़ाऊँगा, तो एक कंपटीशन की प्रतियोगिता की भावना वहाँ पे आ जाती है। हालाँकि अच्छा ही है। अगला पॉइंट जो आपको है सहपाठी अध्यापकों द्वारा भूमिका निर्वाह रोल प्लेइंग करना ही कार्य की मूल आत्मा एवं मूल उद्देश्य स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कक्षा में मनोरंजन का वातावरण बन जाने की संभावना बन जाती है। लेकिन ऐसा भी है, बोल रहे हैं कि जितने वहाँ पे आप करेंगे तो हंसी मजाक तो होता रहेगा, तो उतना चीज़ ये कारगर नहीं हो पाती, एक कमियाँ गिना रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे एक सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास चक्र पूरा होने में कम से कम 30 मिनट 36 मिनट का समय लगता है। अतः प्रमुख कौशलों का अभ्यास करने में प्रशिक्षण काल का अधिकांश समय निकल जाता है। मतलब बोला जा रहा है कि इसमें बहुत समय लग जाते हैं, जिस वजह से और भी जितने ज़्यादा आपके स्किल्स वगैरह हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है, बारी बारी से प्रैक्टिस, चूँकि महाविद्यालय में जब ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो बहुत समय भी ले करके आपको महीना 2 महीना तक ये प्रयास कराया जाता है, तो ये आपको ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चलिए अब अगला पॉइंट को और देखेंगे कि यहाँ पे बोला जाता है कि प्रतिपुष्टि आती है तो प्रशिक्षु को प्रेरणा एवं उत्प्रेरणा के लिए कोई अन्य मनोवैज्ञानिक उपाय की संभावना नहीं रहती है। भारत जैसे देश में अध्यापक प्रशिक्षण में कुल 10 माह की सीमित अवधि में सूक्ष्म शिक्षण का प्रभावी किया जाना असंभव है। 10 महीने तक नहीं होती है, मात्र 4 महीने तक यहाँ कॉलेज में है तो 1 से 1.5 महीने तक होती है, और बाकी बच्चे आपके 4 महीने जा करके आपके सेमेस्टर 3 में वो खुद सीख लेते हैं। यहाँ से केवल एक आइडिया लेकर जाते हैं कि ये चीज़ें पढ़ानी है, ये चीज़ें शिक्षक में क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, बाद ये बोला गया है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग हेतु सावधानियाँ, मतलब है प्रिकॉशन। ठीक है, फॉर द यूज़ ऑफ द माइक्रो टीचिंग, मतलब आपको इसमें क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है, मतलब सावधानियाँ बरतनी है। आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है आप पहला देखेंगे। आप सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के उद्देश्य विद्यार्थियों को स्पष्ट होने चाहिए, तभी वह इस क्रिया को अधिक से अधिक रुचि ले सकेंगे। या तो क्लास में बताया गया है, टीचर लोग बहुत बारी बारी इस चीज़ को बताते रहे हैं। शिक्षक कौशल अभ्यास हेतु समूह का छोटा आकार होने के साथ साथ एक ही विषय पर आधारित समूह बनाया जाए। बिल्कुल सही, ऐसा भी होता है कि हर सब्जेक्ट का बारी बारी से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग होते हैं, हिस्ट्री का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश के अलग, मैथ के अलग। ठीक है, और नेक्स्ट है जो प्रतिपुष्टि सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही आधारों पर सुझाव दिए जाने चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता है, शिक्षक ऐसा करते हैं कि कौन बच्चा अच्छा पढ़ा, कहाँ की मिस हो रही वो टीचर लोग बताते हैं, और एक ही चक्र में एक ही कौशल का विकास किया जाए। बहुत अच्छी सुझाव इन्होंने दिया है, एक समय में एक चीज़ें को किया जाए तो वह बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है प्रशिक्षुओं के माध्यम से। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका यह माइक्रो टीचिंग जो जिसके 8 पॉइंट होते हैं वह यहाँ पे संपन्न होते हैं। इसके और कुछ लाभ है, हानियाँ हैं इत्यादि मैं अगले नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगा। धन्यवाद आप सबों को।